हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन विद्यार्थियों के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पूरा भारतीय आंदोलन कवर कराएंगे। ठीक है, आपको ऐसा मैटर देंगे, बढ़िया मैटर, कि आप और कोई दूसरी किताब पढ़ने की या कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा और आप क्लास देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने चरण थे? मुख्यतः 3 चरण थे। ठीक है, 3 चरण कौन कौन से थे? अब उदारवादी चरण, उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। और इनके बीच बीच में कुछ क्रांतिकारी चरण भी आए हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हिंसक चरण भी आया, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण भी आया है। ठीक है, जिसमें आपके बंगाल के कुछ क्रांतिकारी थे। ठीक है, इसमें और दूसरा चरण आया आपका, दूसरा चरण था आपका राष्ट्रवादी चरण का दूसरा चरण आया यहाँ पर आपका, जिसमें आपके भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह थे। ठीक है, वो चरण था एक क्रांतिकारियों का। तो हम देखते हैं। ठीक है, पहला चरण देखते हैं कौन सा चरण था। ठीक है, उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण ये आपका कब से कब तक रहा है? आपका ये 1850 से लेकर 1905 तक। ठीक है, जिसको हम नरमपंथी भी कहते हैं। ठीक है, कैसे? उदारवादियों को। तो इस आंदोलन का स्वरूप क्या था? ये देखो, इसका स्वरूप था आपका अहिंसात्मक। कैसा था? अहिंसात्मक स्वरूप था। अब इसके जो प्रमुख नेता थे वे कौन कौन से नेता थे? प्रमुख नेता देखिए आपके थे इसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, इस उदारवादी चरण का उद्भव का कारण क्या था? ठीक है, उनका उद्भव का कारण ये था, देखो, भारत में भयंकर अकाल, मतलब 1982 से लेकर 1900 तक बहुत ही व्यापक अकाल पड़ते थे। ठीक है, भारत में, वो भी एक कारण था। दूसरा था आपका शोषण परक नीतियां, मतलब ब्रिटिश शासन की कुछ शोषण परक नीतियां ऐसी थी जो भारत के जो लोग थे उनको बहुत ही शोषण करते थे वे लोग। मतलब ऐसी ऐसी नीतियां लाई जाती थी कैसे इनका दमन किया जाए, इनको बहुत ही ज्यादा मतलब कष्टदायक नीतियां लाते थे ये लोग। और देखो, और भारतीयों की सत्ता में भागीदारी ना होना, मतलब ब्रिटिश, जो भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें एक भी भारतीय नेता नहीं था। तो वे लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश भारत में जो सरकार है ब्रिटिश की, उसमें भारतीयों की भी कुछ भागीदारी हो। ठीक है, ये भी एक कारण था। और एक मुख्य कारण भी ये था कि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। ठीक, अब देखते हैं हम उदारवादी इन्हें क्यों कहा जाता है। ठीक है, उदारवादी क्यों कहा जाता है इन्हें? इनकी जो मांगे थी वो भी बहुत उदार थी। देखो, मांगे कौन कौन थी इनकी। जैसे आपकी वाइस, देखो, सिविल सेवा में सुधार, मतलब ये सिविल सेवा में सुधार चाहते थे। मतलब जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी ना, वो भारत में ना हो गए, वो कहाँ होती थी? ब्रिटेन में होती थी। ठीक है, तो ब्रिटेन के लोग तो वहां पर थे, तो वे तो अपना वहीं दे रहे थे। अब जो भारत के जो विद्यार्थी जो फॉर्म डालते थे यहाँ से, उनको परीक्षा देने कहाँ जानी पड़ती थी? ब्रिटेन में परीक्षा देने जानी पड़ती थी उन्हें। ठीक है, तो इसमें खर्चा भी ज्यादा होता था। कुछ ऐसे गरीब लोग भी थे जो मतलब विदेश नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। तो वो भी सिविल सेवा में सुधार चाहते थे। अब दूसरा कारण था इनका वायसराय की कार्यकारिणी। तो जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें जे अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। ठीक है, ये भी एक कारण था। और तीसरा कारण था इनका लोक कल्याणकारी नीतियां चलाई जाए। तो
इनकी एक मांग थी कि भारत के जो लोग थे उनके लिए लोक कल्याणकारी नीतियां चलाई जाएं, जिससे उनका उनका कुछ भला हो सके और उनको वो जो अकाल पड़ रहे हैं उनसे कुछ निजात दिलाई जाए। ठीक है। अब देखिए इनके साधन कैसे थे। इनके साधन ही बहुत उदार थे। कैसे देखो, अब जो ब्रिटिश सरकार से जो मांग करते थे, अपनी मांग रखते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो किस माध्यम से करते थे, ये देखिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, क्या प्रार्थना पत्र, एक रकम प्रार्थना पत्र, यहाँ से प्रार्थना पत्र लिख लिख के भेजते थे कहां पर, ब्रिटिश सरकार को। दूसरा शपथ पत्र, शपथ पत्र भी भेजते थे ब्रिटिश सरकार को। अब जरा शपथ पत्र या प्रार्थना पत्र इन्होंने भेजा सरकार को, अब ब्रिटिश सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। अब भाई वो क्यों ध्यान देंगे फालतू चीजों पे, उनके लिए तो ये सब फालतू चीजें थी। तो इन सब चीजों को दोबारा याद दिलाने के लिए ये क्या करते थे, स्मरण पत्र भेजते थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। और जब इन सब चीजों में बात नहीं बनती थी, वे बात नहीं मानते थे, सुनते नहीं थे, तो अपना ये प्रतिनिधि मंडल भी ब्रिटिश सरकार के पास भेजते थे। क्या प्रतिनिधि मंडल भी भेजते थे भारत सरकार के पास अपना। ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद, ठीक है, अब इसमें उदारवादियों का योगदान क्या रहा था। देखो इन्होंने, देखो इनका योगदान क्या था उदारवादियों का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार की थी इन्होंने। किसने, उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार की थी। इन्हीं की बदौलत आगे के जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आंदोलन हुए हैं, जो उन्होंने कोशिश की गई है, वो सब इन्हीं की बदौलत हुई है। क्योंकि उदारवादी वजह से इन्होंने ही वो नींव रखी थी आंदोलन की। ठीक है, तब ये आगे जाके आजादी ले पाए हम लोग। और दूसरा कारण था हुआ धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो धन निष्कासन का सिद्धांत आया, किसने दिया था आपका, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत। इसका एक कारण ये था, भारत में जो कच्चा माल था, ब्रिटिश के जो उद्योगपति थे यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे कम दामों में, ब्रिटेन में जाकर वही माल तैयार करके भारतवासियों को दोबारा वही माल ऊंचे दामों में बेचा करते थे। ठीक है, तो जो ऊंचे दामों में जो मुनाफा कमाते थे जो ब्रिटेन के उद्योगपति, वो सारा पैसा कहाँ ले जाते थे, विदेशों में। ठीक है, तो भारत का ही माल भारत को ही ऊंचे दामों में ये लोग बेचते थे। ठीक है, तो भारत में जो पैसा था, भारत का पैसा ये सब कहाँ ले जा रहे थे, विदेशों में, कहाँ, ब्रिटेन में। भारत में बिल्कुल विकास के लिए कोई पैसा नहीं लगा रहे थे ये। ठीक है, अब उन्होंने जो कहते हैं कि उन्होंने रेल सेवा दी, उन्होंने टेलीफोन सेवा दी, जे सेवा दी, हाँ मानते हैं दी, सुविधा दी, लेकिन इन्होंने ये उन्होंने अपनी सुविधा के लिए सब किया है। ठीक है, ये कारण था। और देखो और क्या कारण था, 1916 में स्वराज की घोषणा। ठीक है, 1916 में उन्होंने स्वराज की घोषणा की थी, उन्होंने उदारवादियों ने। और देखिए क्या था, 1882 में ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय थे, कौन, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, ऐसे भारतीय जो ब्रिटिश संसद में ये सदस्य बने। ठीक है, इसमें ब्रिटिश कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अब देखो 1901 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। सॉरी, हम थोड़ा ऊपर पढ़ा गए। अब यहाँ दे रहे थे ना उदारवादियों होते हो, उन्होंने नींव तैयार की थी और क्या था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। उसके बाद ब्रिटिश के सामने मांग रखने की इन्होंने हिम्मत की थी। तो ब्रिटिश के सामने उन्होंने मांग रखने की हिम्मत तो जुटा सके कि कम से कम हम अपनी मांग रख रहे हैं। ठीक है, कि तो इन्होंने आगे की रूपरेखा तैयार की, उन्होंने उदारवादियों ने। अब आए देखो दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ थोड़ा हम देखते हैं। दादा भाई नौरोजी किससे थे, पारसी समुदाय थे। ठीक है, किससे थे, पारसी समुदाय से थे। कौन, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सभा चलाई, कौन सी, रहनुमाई माजदान सभा। कौन, रहनुमाई माजदान सभा। ये इन्होंने किसने चलाई थी, पारसी समुदाय के लोगों के सुधार के लिए। ठीक है, पारसी समुदाय के लोग थे,
उनके सुधार के लिए ये उन्होंने सभा चलाई थी, कौन सी? रहनुमाई माजदान सभा। और जो राफ्त गोफ्तार, ये एक पत्रिका चलाई थी उन्होंने, राफ्त गोफ्तार, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये इसके माध्यम से वे ब्रिटिश सरकार का विरोध किया करते थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ज्यादातर विदेशों में, ब्रिटेन में ज्यादा रहे, अपने भारत में कम रहे। उन्होंने विदेशों से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। और देखिए, ठीक है, अब देखो 1982 में जो ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय बने थे, सदस्य बने थे, कौन? दादा भाई नौरोजी। और 1901 में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक, वो मैंने आपको समझाया था भी यहाँ पर। अब देखो, अब देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवादी, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवादी अहिंसात्मक चढ़ता, ये भी 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक है, 1905 से 1919 तक। अब देखिए, इसके जो प्रसिद्ध नेता थे कौन कौन से थे? इसके प्रसिद्ध नेता थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, और कौन थे आपके? अरविंद घोष, ठीक है, कौन थे? अरविंद घोष। अब देखो, और इसके उद्भव के कारण क्या थे? इस उदारवादी राष्ट्रवादी के उद्भव के कारण क्या थे? 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ठीक है, वो भी एक कारण था। और भारत में अकाल बहुत ही व्यापक तरीके से पड़ रहे थे, जिससे भारतीय जनता भूख से मर रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। और शोषणपरक नीतियां, ब्रिटिश शासन की कुछ शोषणपरक नीतियां थी, जिससे भारतीय जनता को खाने को मोहताज कर दिया था। उनका इतना शोषण होने लगा था कि बहुत ही ज्यादा शोषण करने लगे थे ब्रिटिश के जो पदाधिकारी तो यहाँ पर थे, ठीक है, वो भी एक कारण था। और दूसरा, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। क्या था? लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, ये भी एक कारण था। अब देखते हैं हम क्या? बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय उसका यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन यहाँ का वायसराय था, कहाँ? बंगाल का। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी इसके लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व ज्यादा था और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कम था। यानी यार समझ ले, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और नहीं सॉरी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू अल्पसंख्यक में थे वहां पर, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है, हिंदू वहां पर काफी संख्या में थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते थे, कहां पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और देखो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था ये देखते हैं हम। राष्ट्रवाद, बंगाल में पनपता राष्ट्रवाद, मतलब बंगाल में इतना राष्ट्रवाद पनप रहा था कि वहां के जो नेता, ठीक है, वहां की जनता थी वो राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ही सक्रिय होने लगी थी, मतलब वो एकत्रित होने लगे थे, नीतियां बनाने लगे थे अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, ये कारण था। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब बंगाल विभाजन जब किया था उन्होंने तो वहां पर जो हिंदू और मुस्लिम थे उनकी एकता को ये तोड़ना चाहते थे, मतलब बंगाल विभाजन करके, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। और दूसरा, बंगाली भाषा बाहुल्य क्षेत्र, तो बंगाल में बंगाली बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, तो उनकी एक भाषा थी, तो ये भी एक कारण था, एक भाषी लोग थे वहां पर, ठीक है, ये भी कारण था। अब देखो बंगाल की स्थानीय जनता ने विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? बंग भंग आंदोलन,
वहाँ की जो स्थानीय जनता थी। लेकिन परंतु ब्रिटिश सरकार में इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार में इसमें कोई रुचि नहीं हुई बंग आंदोलन पर। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या निकला, बंगाल विभाजन का अर्थ क्या निकला। देखो, स्वदेशी और बहिष्कार, दो अर्थ निकले इसके। अब स्वदेशी क्या निकला, इन्होंने स्वदेशी जो है व्यापक संकल्पना, इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बहुत व्यापक रूप से अपनाया। ठीक है, व्यापक रूप से। अब इसका राजनीतिक अर्थ क्या था, स्वराज की प्राप्ति। ये स्वराज की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे इस आंदोलन से, ये बंगाल विभाजन से। ठीक है, और आर्थिक कारण क्या था इसमें इनका, आर्थिक कारण का ये था कि स्वदेशी उद्योग एवं बैंकिंग प्रणाली को बढ़ाना। मतलब स्वदेशी था जो बैंकिंग प्रणाली और अपना ये स्वदेशी उद्योग को बढ़ाना इनका प्राथमिकता में आ गई। और इनका सांस्कृतिक अर्थ क्या था, सांस्कृतिक में ये था क्या, देखो, स्वदेशी कला एवं साहित्य पर बल अधिक दिया और भारतीय शिक्षा की स्थापना पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। अब इन्होंने बहिष्कार क्या किया, देखो, बहिष्कार इन्होंने क्या किया, व्यापक संकलन, मतलब व्यापक रूप से इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। देखो, विदेशी शासन का बहिष्कार किया इन्होंने, विदेशी शासन का बहिष्कार किया। और क्या किया इन्होंने, विदेशी उद्योग धंधे, कपड़े, बैंकिंग आदि का इन्होंने बहुत ही व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया। जगह जगह आंदोलन करने के, छोटे जहाँ भी दुकानें देखिए, धंधे देखिए, मतलब वहां जाके आंदोलन करने के लोग धरने पे बैठ गए। ठीक है, धरने पे बैठ गए। तो ये भी उन्होंने बहुत ज्यादा इनका विरोध किया। और देखो क्या है, विदेशी कला एवं साहित्य का बहिष्कार किया उन्होंने। विदेशी कला थी तथा साहित्य कला, उसका भी उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से विरोध किया। तथा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, वो मतलब पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और उन्होंने भारतीय शिक्षा को अपनाया। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, भारतीय राज्य आंदोलन का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। अगर कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, कोई वॉइस में या लिखावट में या समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।